नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी अश्वनी राय पर स्वागत है। आज की टॉपिक होगी आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्र राज्यों का उदय। स्वतंत्र राज्यों का उदय क्यों, पहले तो ये जाने क्यों। जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई तो जो राज्य जो कभी मुग़लों के अधीन हुआ करते थे वह मुग़लों से आज़ाद हो गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम की। और उसी के साथ साथ टॉपिक भी इसी के साथ होगा, स्वतंत्र राज्यों का उदय एवं ब्रिटिश साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। ये दो टॉपिक साथ में चलेगा, क्योंकि जब कहावत आप लोगों ने सुना है कि जब दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी रोटी के लिए तो लाभ उसमें बंदर लेके गया। वही हाल यहाँ होगा। जब ये स्वतंत्र स्टेट अपने में लड़ना प्रारंभ कर दिए तो उसका प्रॉफिट जो लेके गई वह है ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस लाभ से इसने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया और भारत में एक अपने साम्राज्य की स्थापना किया अंग्रेज़ों ने। तो हम इस टॉपिक को बहुत इत्मीनान से पढ़ें। हो सकता है कि वीडियो बड़ी हो सकती है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा चैनल आप ये ध्यान दीजिए, यूनिक एकेडमी अश्वनी राय, ये लिखिएगा ऐसे तो आपका आ जाएगा। ए बड़ा अच्छा होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें शुरू करेंगे। बंगाल पढ़ेंगे। तो बंगाल कैसे स्वतंत्र हुआ, बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने किया। दूसरी बात, नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पढ़ना है, प्लासी का युद्ध पढ़ना है। नंबर 4 बक्सर का युद्ध पढ़ना है। और नंबर 5 बंगाल में द्वैध शासन। टॉपिक समझ लीजिए, इन टॉपिक पर हमको चर्चा करनी है। पहला, बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने किया, मतलब इसके नवाब के बारे में जानना है। नवाब में कौन कौन, मुर्शीद कुली खां, जो महत्वपूर्ण नाम मैं बताता हूँ, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, ठीक है, नवाब बंगाल में। फिर इसके बाद अगला टॉपिक इसी में हम पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध 1757। फिर पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध 1764। फिर पढ़ेंगे जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मान के चलिएगा दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री का इस समय का जो टॉपिक है वो बहुत क्रीम चल रहा है। अगला, बंगाल में द्वैध शासन, ठीक, और ये चला था 1765 से लेकर 1772। क्यों? क्योंकि 72 में वारेन हेस्टिंग आया और बंगाल से उसने द्वैध शासन समाप्त कर दिया। और समाप्त जो किया उसने वह एक एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत द्वैध शासन समाप्त हो गया बंगाल से। तो इन टॉपिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो अभी मैं, ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि ये क्या है, एक नई चीज़ आज हम जाने। और इसलिए ये दिमाग में हो कि आज हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे, इसलिए आप कलम कापी लेकर बैठिए और टॉपिक को समझिए। तो जैसा कि जो चर्चा करना है दोस्तों, जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हुआ तो उसके कारण रियासतें जो हैं वो स्वाधीन होने लगी। तो इसको कौन कौन से, तो ये देखिए, मान लीजिए ये आपका मुग़ल साम्राज्य, इसके अधीन
वे राज्य जो मुगलों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, प्रत्यक्ष नियंत्रण में, इसको कहा गया उत्तराधिकार का राज्य। इस राज्य को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा गया। उत्तराधिकार राज्य तो कौन कौन इसमें है? बंगाल, हैदराबाद, बंगाल, हैदराबाद और बंगाल, हैदराबाद और अवध, ये इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे। दूसरे जो रियासतें या राज्य स्वतंत्र हुए, उनको जो है इतिहासकारों ने नियंत्रण की कमी बताया। नियंत्रण कम हुआ तो इससे ये आज़ाद हो गए। नियंत्रण की कमी के कारण, तो इसमें है मैसूर, ठीक, राजपूत, मैसूर राज्य, राजपूत राज्य और केरल, ठीक है, केरल। तीसरे वे थे जो हमेशा विद्रोह, मुगल शासन से विरोध किए, विद्रोही राज्य। विद्रोही राज्य में कौन कौन? मराठे, फिर सिख विद्रोह, मराठे, शिवाजी आप समझते हैं, सिख विद्रोह, जाट विद्रोह। कॉन्सेप्ट समझिए। वे राज्य जो मुगलों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहे, उन्हें उत्तराधिकार का राज्य कहा गया और ये आज़ाद हुए। वे राज्य जो नियंत्रण की कमी हुई, मुगलों से नियंत्रण की कमी हुई, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो इसमें मैसूर, राजपूत राज्य। वे राज्य जो केरल तीसरा नंबर पे, ये है सेकंड, सॉरी ये है और ये है। तीसरे में जो विद्रोही राज्य जो हमेशा हुकूमत के विरोध किए, तो जाट, सिख और मराठे। तो इस टॉपिक को मैं इस तरह से बता दूं, प्रत्यक्ष नियंत्रण नंबर 1, प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्य जो स्वतंत्र हुए। टॉपिक समझे हमारा यही है, स्वतंत्र राज्यों का उदय, ठीक है। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्य में कौन कौन है? साथ में बोलिए, बंगाल, दूसरा बोलिए आप अवध, तीसरा बोलिए आप हैदराबाद, ठीक। दूसरा, नियंत्रण, जब मुगलों की नियंत्रण राज्यों पर कम हुआ तो उनसे जो आज़ाद हुए, नियंत्रण की कमी से जो देश स्वतंत्र हुए, उसमें है राजपूत राज्य, मैसूर, कामा, केरल, ठीक। तीसरा, विद्रोही राज्य। ये ध्यान देंगे कि ये टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल टॉपिक चल रहा है इस समय। विद्रोही राज्य में आपका सिख विद्रोह, जाट विद्रोह और मराठा, ये रहा आपके सामने, ठीक। तो इस टॉपिक पर आप समझ लीजिए। तो मैं अब शुरू करूंगा सबसे पहले बंगाल के बारे में। तो बंगाल के बारे में हम ये समझें कि इसमें सत्ता कौन स्थापित किया और यह कैसे, हमारे दिमाग में, हमारे जेहन में यह प्रश्न चलना चाहिए कि यह बंगाल जो है, यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता कैसे कायम हुई और यह कैसे यहाँ पर इसने अपनी हुकूमत विस्तार किया और कब यह अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। तो हम बंगाल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्रम से चलते हैं। देखिए, आप लिखते चलेंगे। 1651 ईस्वी,
1651 ईस्वी में शाह शुजा 1651 मुगल सरदार शाह शुजा के द्वारा अंग्रेजों को हुगली के समीप फैक्ट्री की अनुमति मिली। 1651 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह शुजा के आदेश से, यह शाह शुजा जानिए तो कौन था यह शाह शुजा जो था जहान शाह का पुत्र था। अब ये जहान शाह किसका पुत्र था? तो बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। तो शाह शुजा की अनुमति से अंग्रेजों ने हुगली के समीप अपनी पहली फैक्ट्री खोली। ठीक, इसी वर्ष आप आगे चलेंगे, इसी वर्ष एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन, इसी वर्ष आप लिखते चलेंगे, एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने मुगल सरकार के या मुगल साम्राज्य के किसी महत्वपूर्ण महिला को पेट का दर्द था, उसको ठीक कर दिया। तो इन हैमिल्टन के, बस ऐसे कर लेंगे, हैमिल्टन के इलाज के द्वारा नवाब ने या शाह शुजा ने खुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दे दी। यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान दे लेना, जब हम बंगाल की बात करें तो उस बंगाल में पूर्वी बंगाल माने आज का बांग्लादेश और भारत का पश्चिमी बंगाल, यह दोनों शामिल था। तो बंगाल के अधीन उस समय बिहार और उड़ीसा थे। अगर हम बंगाल की बात करें तो वर्तमान का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, जब हम इतिहास पढ़ रहे हों तो हमारे दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि बंगाल का मतलब यहाँ इन दोनों से है। तो क्रम से आपको याद हो, पहली फैक्ट्री इन्होंने यहाँ पर खोला और यहाँ पर हुगली के समीप, और फिर इनके इलाज के द्वारा इनको क्या बोलते हैं, व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और इसके बदले इनको, अंग्रेज़ों को, नवाब को 3,000 रुपये वार्षिक कर देना था। बात समझ में आ गई? आगे चलें, आगे चलते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। आगे हम चलते हैं अब 1698 ईस्वी में अजीमुस्सान ने कालीघाट प्लस गोविंदपुर, ठीक है, इन जगहों पर व्यापार की अनुमति दिया। और यहीं पर अंग्रेजों ने अपना एक किला स्थापित किया। व्यापार की अनुमति दिया और यहीं पर किला स्थापित किया, और ये दोनों मिलाकर क्या कहलाया? कलकत्ता। इसमें कालीघाट, गोविंदपुर और एक नाम और है सूतानाटी, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर बना। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना किला स्थापित किया, जिसे
फोर्ट विलियम, इस किले को फोर्ट विलियम कहा गया। और यहाँ पर इस फोर्ट विलियम का उन्होंने दुर्गीकृत किया। दुर्गीकृत करने का मतलब ये किसी युद्ध से अपने आप को बचाने का एक कवच इन्होंने तैयार किया। इस बात को ध्यान दें, ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत ध्यान से इस मेरी बात पर आप गौर करेंगे तो मज़ा और आएगा पढ़ने में इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब रुख व्यापार से बढ़कर साम्राज्य विस्तार करना था। तो इस बात को जेहन में लेकर हम आगे चलें तो इतिहास पर आपकी पकड़ और मजबूत होगी। कॉन्सेप्ट पे पकड़ेंगे तो इतिहास रटने की सब्जेक्ट नहीं, ये कॉन्सेप्ट पकड़ने की सब चीज़ है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये पोजीशन। फिर आगे चलें। 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां, ये नाम गौर करें, को बंगाल का नवाब बनाया गया। और यहाँ आप याद रखेंगे 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया गया। और बंगाल का नवाब बनाया गया और आगे शब्द है कि मुर्शीद कुली खां को ही बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। माने बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने का श्रेय जो है वह है मुर्शीद कुली खां। क्लियर? प्रश्न में हो जाए कि बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने किया, तो वो कौन है? मुर्शीद कुली खां। वहाँ पॉइंट नोट कर लेंगे, ये क्रम चल रहा है तो मैंने बता दिया। फिर आगे चलें। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को पूरे बंगाल में व्यापार की अनुमति, पूरे बंगाल में व्यापार की अनुमति दे दिया। आप गौर करोगे तो पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया है कि इस फर्रुखसियर के शाही फरमान को अंग्रेज़ों ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। ये डिटेल पढ़ने के लिए आप पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखिए, सर्च कर लीजिएगा यूनिक एकेडमी अश्वनी राय, सर्च कीजिएगा, वहाँ पर मेरी क्लासेज आपको मिलेंगी सब की सब। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया गया और धीरे धीरे मुर्शीद कुली खां ने केवल कुछ उपहार दे करके बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर लिया। तो यहाँ तक तो अब तक हमने अभी तक मुग़ल बादशाहों से संबंधित बातों को पढ़ा, लेकिन अब हम बंगाल में अब हम पढ़ते हैं मुर्शीद कुली खां के बारे में। तो मुर्शीद कुली खां के बारे में पढ़ने के लिए हम ये समझ लें कि यहाँ से आपका बंगाल की सत्ता स्थापित होती है और ये पूरा क्रम चलता है। अभी तक तो मुग़लों से संबंधित बातों को हमने पढ़ा। एक बात ध्यान देना है कि बंगाल उस समय भारत के सभी राज्यों में बंगाल एक ऐसा राज्य था जिस पर हर कोई अपना आधिपत्य करना चाहता था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता था और जिससे भारत को लाभ होता था। तो बंगाल से जो व्यापार होता था वो देखिए दोस्तों, बंगाल
से जो व्यापार होता था वह नील, सोरा, कपास, सूती कपड़े, नील, सोरा, कपास, काली मिर्च, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, कपास ना लिखें बल्कि इसको लिख लें आप, काली मिर्च लिख लें यहाँ पर, काली मिर्च, नील, सोरा, काली मिर्च, सूती कपड़े, रेशमी कपड़ों, इन कपड़ों का बंगाल से यूरोप के देशों को निर्यात होता था। जब ये ध्यान दें कि जब ये चीज़ें निर्यात होंगी माने यूरोप से धन यहाँ बंगाल आता था, और उस समय बंगाल जो है सभी प्रांतों में सबसे समृद्ध प्रांत था। इसीलिए हर कोई, चाहे मराठे रहे हों, चाहे अंग्रेज रहे हों, हर कोई इस पर अपना आधिपत्य और अपना नियंत्रण रखना चाहता था ताकि वहाँ से वो पर्याप्त मात्रा में आय कर सके। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को समझ के चले कि उस समय बंगाल की परिस्थिति क्या थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मुर्शीद कुली खां के बारे में। अभी तक तो थोड़ा सा मैंने अंग्रेज़ों के क्रम को बता दिया। पहली फैक्ट्री खोली हुगली के समीप, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3000 वार्षिक कर के बदले अनुमति मिल गई। फिर यहाँ पर उन्होंने अपना दुर्ग बना लिया। अजीमुस्शांस में उन्होंने प्राप्त कर लिया काली घाट, गोविंदपुर, सूतानाटी, जिसको पूरा मिलाकर कलकत्ता कहलाया, और इसके बारे में डिटेल इसकी पिछली वीडियो मैंने बता रखा है। यहाँ व्यापार की अनुमति। अब हम पढ़ते हैं मुर्शीद कुली खां के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ध्यान से देखें, मुर्शीद कुली खां के बारे में ध्यान से सुने। यहाँ पर ध्यान दें, मुर्शीद कुली खां के बारे में, इसका कालखंड आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि 1700 ईस्वी। 1700 ईस्वी ध्यान देंगे, 1700 ईस्वी। इस समय मुग़ल बादशाह जो था वह कौन था? औरंगजेब था। और क्यों औरंगजेब था? क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वह 1707 में हुई थी। तो यहाँ पर जो आपका कालखंड इसका स्वतंत्र सत्ता का होगा वह होगा 1717। ये फरमान के द्वारा 1717 से 1727 ईस्वी। ठीक, 1717 से 1727 ईस्वी। यहाँ पर बहुत ध्यान से दोस्तों सुने, यहाँ पर बहुत सन का महत्ता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही आपको पकड़िएगा कि बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया था तो मुर्शीद कुली खां ने, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो आपको मैंने वो बता दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी, आप पूरा लिखेंगे, अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित किया। क्योंकि अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब मैं मीर कासिम पर चलूँगा तो मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। तो ये दोनों टॉपिक याद रखेंगे कि मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित किया। ठीक है, इसके काल में कुल 3 विद्रोह हुए। मुर्शीद कुली खां के काल में 3 विद्रोह हुए। तो 3 विद्रोहों का नाम सुने। नंबर 1, कुल 3 विद्रोह हुए। पहला जो विद्रोह हुआ, पहला विद्रोह सीताराम राय, गुलाम मोहम्मद, सीताराम राय, गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण ने किया। कामा उदय नारायण ने किया। बात यहाँ समझ में आ गई। सीताराम राय, गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण ने किया। दूसरा विद्रोह सुजात खां ने किया। दूसरा विद्रोह सुजात खां ने किया। और तीसरा विद्रोह किया नजात खां ने किया। ठीक है, नजात खां। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, बंगाल के स्वतंत्र सत्ता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी के नीचे आप लिखते चलेंगे। ये मैं भी इतना छोड़ रहा हूँ, यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए।
ठीक, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। तो उसके समय कुल 3 विद्रोह हुए। आगे चलते, अब इसी टॉपिक को आगे लेके मैं अपना यहाँ लिखता हूँ। ये देखिए, मुर्शीद कुली खां ने इजारेदारी व्यवस्था लागू किया। यह इजारेदारी व्यवस्था एक प्रकार की भूमि बंदोबस्त है, एक प्रकार की भूमि बंदोबस्त है, ठीक है। आगे चलें। इसकी मृत्यु, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद इसका दामाद, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बस क्रम है तो लिख लेते हैं। इसका कालखंड है 1727, मैं नीचे ही कर देता हूँ, 1727 से लेकर 1739 तक, ठीक है। यहाँ से आगे चलें, इसके आगे चलते हैं। इसके बाद गद्दी पर बैठा सरफराज, इसका सन देख लीजिए, इसका सन है 1739 में कुछ ही समय तक किया। यह सरफराज कौन था? तो यह सरफराज सुजाउद्दीन का पुत्र था, ठीक है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक गद्दी पर बैठा यह था अली वर्दी खां। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मुर्शीद कुली खां, बाकी ये लोग इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ये दोनों लोग, ये इम्पॉर्टेंट होगा। जो इम्पॉर्टेंट कर रहा हूँ, जहाँ पर एग्जामिनर अपनी कलम तोड़ देता है, जहाँ पर यूपी टीजीटी में प्रश्न बनते हैं, तो उसको मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ। इसका मतलब समझिएगा कि इसका यह प्रश्न काफ़ी पूछा गया है, ठीक है। तो अली वर्दी खां के बारे में इसका कालखंड देखें, 1740 से 1756 ईस्वी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको करेंगे, यहाँ बहुत कुछ बातें हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, अली वर्दी खां के बारे में पढ़ते हैं। अली वर्दी खां, ठीक है। अली वर्दी खां ने 2 करोड़ रुपया, आप लिख लेंगे, अली वर्दी खां ने 2 करोड़ रुपया मुगल शासक को दे करके, अली वर्दी खां ने 2 करोड़ रुपया मुगल शासक को दे करके अपना नवाब बनने का मान्यता प्राप्त कर लिया। ये ध्यान देंगे कि ये कालखंड जो होगा ये कौन सा शासक रहा है, तो ये आप ध्यान देंगे, ये था, उसमें मुग़ल बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला। माने मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपया दे करके अली वर्दी, पूरा लिख लेंगे, 2 करोड़ रुपया दे करके अली वर्दी खां ने अपने आप को नवाब बनने का मान्यता प्राप्त कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद अली वर्दी खां काफ़ी समय तक मराठों के आक्रमण से उलझा रहा। अतः इससे बचने के लिए उसने मराठों को 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये ध्यान देंगे कि ये इसलिए किया ताकि वह उसके राज्य में मराठों का आक्रमण न होने पाए, ठीक। आगे चलते हैं। ये क्या बोलते हैं, अली वर्दी खां ने अंग्रेज़ों के बारे में बहुत अच्छी लाइन कहा। ध्यान सुनिए, ये बहुत पूछा गया, खासकर यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। क्या आप लिख लेंगे, अली वर्दी खां ने यूरोपीय कंपनियों के बारे में कहा
मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट काउंट लिखेंगे कि यूरोपीय कंपनियां मधुमक्खी के छत्तों के समान हैं। यूरोपीय कंपनियां मधुमक्खी के छत्तों के समान हैं। इनको छेड़ा न जाए तो ये शहद देती हैं और अगर छेड़ा जाए तो यह काट लेती हैं। तो यूरोपीय कंपनियों के बारे में अली वर्दी खां का यही कमेंट था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखें, अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। ध्यान सुनेंगे, अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, अतः इसके कुल 3 बेटियां ही थीं। तो बंगाल का नवाब बनने के लिए संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में गद्दी पर बैठा सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757 ईस्वी। अब इसके यहाँ से तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सुनिए यहाँ से कहानी, ध्यान सुनिए। अली वर्दी खां के कोई पुत्र न होने था और उसकी 3 पुत्रियां ही थीं। तीनों पुत्रियों में सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में सिराजुद्दौला जो कि अली वर्दी खां के पुत्री का पुत्र था, माने अली वर्दी खां का नाती था, वह बंगाल की गद्दी पर बैठा। उसके बंगाल की गद्दी पर बैठने से उसकी मौसी सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम और शौकत जंग नाखुश थे। उसके गद्दी पर बैठने से उसकी मौसी घसीटी बेगम और शौकत जंग नाखुश थे। और आगे चलेंगे कि यही और इनके साथ कुछ और लोग मिल गए, जिसके कारण सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में बहुत बुरी तरह हार हुई। ठीक है, तो यहाँ तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब शौकत जंग ने क्या किया, 1756 ईस्वी में, बहुत ध्यान से लिखेंगे, 1756 ईस्वी में शौकत जंग ने सिराजुद्दौला के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये टीजीटी के प्रश्न है, वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लोक सेवा के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यूपी टीजीटी के प्रश्न में या किसी भी राज्य के टीजीटी पीजीटी के प्रश्न में यहाँ से प्रश्न है। क्या है, मैंने बताया कि सिराजुद्दौला के गद्दी के बैठने से उसकी मौसी घसीटी बेगम और उसके मौसेरे भाई शौकत जंग नाखुश थे और शौकत जंग ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में 1756 ईस्वी में शौकत जंग ने विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह कर दिया। अतः सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच, मैं ऐसे कोड बनाता हूँ आप समझिएगा, सिराजुद्दौला और, मेरी आवाज़ पूरा समझिएगा, सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग पराजित हुआ और अंग्रेजों की शरण लिया। शौकत जंग पराजित हो गया और ये क्या बोलते हैं, अंग्रेजों की शरण ले लिया। अब शौकत जंग के ये 2 शत्रु हो गए। इसके अलावा एक था राजबल्लभ, ये भी सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करता था। और अगला जो था शौकत जंग, राजबल्लभ, घसीटी बेगम, मीर जाफ़र, ध्यान से सुने, मीर जाफ़र, ये इसको अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया। ठीक, अगला है, एक मिनट, ठीक,
अगला है जगत सेठ, ये साहूकार था या, ठीक। आगे जगत सेठ, ठीक। आगे चले दोस्तों, और अमीचंद, ये बिचौलिया था। किसके किसके बीच? अंग्रेजों, और इन लोगों को अंग्रेजों से मिलाने का इसने पूरा प्रयास किया, ठीक है, ठीक। तो ये रहा आपका कुछ टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया। ये लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र में हमेशा शामिल रहे, ठीक है। तो ये रहा टॉपिक। ये राजबल्लभ कर लीजिए या रायबल्लभ, ये लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और ये हर समय सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाना चाहते थे। बाद में मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग पराजित हुआ, अंग्रेजों की शरण लिया था। बाद में सिराजुद्दौला ने इसकी हत्या करवा दिया, ठीक। तो ये टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। सुनिए, फिर से देख लीजिए, रिवीजन कर देता हूँ कि अलीवर्दी खां के कोई पुत्र न होने के कारण अलीवर्दी खां की छोटी पुत्री का बेटा सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, जिससे ये लोग नाखुश हो गए, और इसमें शौकत जंग ने विद्रोह किया और मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने पराजित किया और मार डाला। बाकी ये लोग घसीटी बेगम, राजबल्लभ, यह भी साहूकार था, मीर जाफ़र, ये बंगाल के सिराजुद्दौला का यह सेनापति था, और ये नवाब बनने की इसको लालच थी। जगत सेठ और अमीचंद ये बिचौलिया का कार्य कर रहा था। जब मैं प्लासी का युद्ध पढ़ाऊंगा तो यहाँ मैं इन चारों लोगों को और डिटेल समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो हम आगे फिर इसी क्रम में हम प्लासी के युद्ध पे आके आपको विराम देंगे। प्लासी का युद्ध की डिटेल आपको पढ़ाना है, तो वहाँ हम आपको छोड़ेंगे, ठीक है। आगे चलें। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को युद्ध में हराने के बाद कुछ युद्धों में हराने के बाद उनको अपने शक्ति का भान हो गया, और उन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। उन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, ठीक। और परिणाम ये हुआ कि सिराजुद्दौला इनसे नाराज़ हो गया। अब यहाँ पर जो बात ध्यान देने की बात है दोस्तों, वो है सिराजुद्दौला का, ये टॉपिक समझेंगे तो बात समझ जाएंगे। सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों से नाराज़गी, क्यों नाराज़गी हुई? तो नंबर 1, इन भगोड़े लोगों को शरण दिया। मीर जाफ़र को छोड़कर भगोड़े लोगों को शरण दिया, और दूसरा, अंग्रेज जो है दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। अंग्रेज जो है दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। अब ये दस्तक क्या है? दस्तक एक प्रकार का पास था या एक प्रकार का लाइसेंस था, जिसके पास यह होता था उसको बंगाल, जिसके पास ये लाइसेंस होता था उसको बंगाल में व्यापार करने की अनुमति होती थी। तो दुरुपयोग का मतलब क्या हुआ? एक तो इस लाइसेंस का प्रयोग करके अंग्रेज लाभ लेते ही थे, दूसरा ये था कि इस अपने पास को किसी अन्य को कुछ पैसे लेकर बेच देते थे। बात समझिए, इसको लेकर के पास को लेकर के बेच देते थे। अब उस पास का प्रयोग अन्य लोग करते थे, तो उससे जो अन्य लोग करते थे उनको टैक्स से छूट मिलती थी, जिससे वो लाभ कमाते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि राजकोष में धन नहीं जा रहा था। बात समझिए, जैसे ये पास है
इस पास को मैंने किसी व्यक्ति को पास को किसी एक व्यक्ति को दिया है कि आप इस पास का प्रयोग करके हमारे यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ आने की बात हुई तो इस व्यक्ति ने इस पास का प्रयोग, मैंने इसको दिया है, इस पास का प्रयोग करके ये मेरे पास आ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अन्य कोई व्यक्ति है और वो मुझसे मिलना चाहता है, इमेजिन कीजिए, तो उसको मेरे पास मिलने की अनुमति ये पास ही है। तो इस व्यक्ति ने क्या कि इस पास को इसके पास बेच दिया कि आप हमको 50 रुपये दीजिए तो आप उनसे मिल सकते हैं। इसने 50 रुपये इनको दिया, तो यहाँ पर एक तो इसने व्यापार से कमाया, दूसरे पास बेचकर कमाया, और इसका नुकसान किसको हुआ? सिराजुद्दौला को हुआ। तो इन कारणों से, इन दो कारणों से दस्तक का दुरुपयोग, में दस्तक एक प्रकार का लाइसेंस था, इसके दुरुपयोग से सिराजुद्दौला काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब ये मैं इसका क्रम देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा यहाँ पर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए, लोग कहते हैं इतिहास एकदम रटने की चीज़ है, लेकिन गलत बात है, इतिहास समझने की बात है। ठीक है, आगे चलें। 15 जून 1756, 15 जून 1756 को अंग्रेज़ों माने ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध 5 दिन हुआ। 20 जून 1756 को अंग्रेज़ों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेज़ों ने आत्मसमर्पण कर दिया और फुल्टा में जाकर शरण लिया। बात समझ में आ गई? फुल्टा में जाकर शरण लिया। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ एक घटना, तथाकथित घटना है, जिसका इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिलता, केवल इसका उल्लेख अंग्रेज़ों ने किया है। एक घटना है ब्लैक होल घटना। एक घटना है ब्लैक होल की घटना, और ये है 20 जून 1756। इस ब्लैक होल घटना के अनुसार इसको अफवाह फैलाने वाला अंग्रेज जो था वह हालवेल था, जो कि कहता है वह स्वयं था। उसके अनुसार कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को, 146 अंग्रेज जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, उनको 18 फुट लंबे गुणे 10 फुट 4 इंच एक काल कोठरी में बंद कर दिया। ठीक, ये अफवाह फैलाता है हालवेल, जिसमें वो स्वयं कहता है कि मैं भी था। और अगले दिन 20 तारीख को ये बंद होते हैं। अगले दिन माने 21 जून 1756 को उसमें से, उस काल कोठरी में से केवल 23 लोग बचे। ये ध्यान देंगे कि ये प्रश्न यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ब्लैक होल घटना कब से हुई? 20 जून 1756। तो मैं रटने की जरूरत नहीं, ये क्रम याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच आक्रमण हुआ, तो 5 दिन का गैप याद रखें। 5 दिन में आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों ने और फुल्टा में जाकर के शरण लिया, और इसी 20 तारीख को ही इन लोगों को जेल में बंद कर तथाकथित बंद किया। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सिराजुद्दौला ने उनको बंद करने का आदेश नहीं दिया था, उसके हो सकता है कि उसके अधिकारियों ने आदेश दिया था। और उस हालवेल कहता है कि इसमें 23 लोग मरे। इस घटना को मैं काल्पनिक इसलिए कह रहा हूँ, उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे भी रीजन है कि उस समय के एक इतिहासकार हैं, उस समय के, उनका नाम है गुलाम हुसैन।
गुलाम हुसैन एक इतिहासकार हैं जिनकी पुस्तक गुलाम हुसैन की पुस्तक है सियारुल मुत्खरीन। इस पुस्तक में, ये उनकी बुक है, इस पुस्तक में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि ये उस समय के इतिहासकार हैं। लेकिन ये अफवाह हालवेल के द्वारा फैलाई गई। अब क्या हुआ, जब यह बात हालवेल के द्वारा फैलाई गई और ये खबर पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारियों के पास पहुंची और इवन लंदन, इंग्लैंड तक पहुंची, तो पूरा हड़कंप मच गया और ये सिराजुद्दौला को हराने का या उसको गद्दी से हटाने का पूरी प्लान शुरू कर दिया गया। इस प्लान में क्या हुआ, इस प्लान में उस समय वाटसन, और अगला क्रम चलेगा, इस अफवाह से अंग्रेज काफ़ी नाराज हुए और वाटसन और क्लायू जो उस समय मद्रास थे, इन लोगों को बंगाल भेजा गया। इन दोनों को बंगाल भेजा, एक सैन्य टुकड़ी लगा करके इनको मद्रास से बंगाल भेजा गया। ठीक है, ये 16 अक्टूबर 1756 को चले और ये दिसंबर बंगाल पहुँचे। दिसंबर 1756 में ये बंगाल पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको। ठीक, आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जब क्लायू यहाँ आया और कलकत्ता को, यहाँ से बात समझें कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता, यहाँ पर समझें कि सिराजुद्दौला जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद, जो मैं पहले बताया हूँ, लिखा नहीं था, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अंग्रेज़ों से छीन लिया। कलकत्ता छीन लिया था और यहाँ का कार्यभार मानिक चंद को सौंपकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया था। फिर सुने, इस युद्ध में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया और मानिक चंद को वहाँ का कार्यभार दे करके अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया। तो यहाँ से पकड़िएगा, अब इस शब्द को पकड़िएगा। जब वाटसन और क्लायू आए तो वहाँ पर मानिक चंद घूस लेकर कलकत्ता अंग्रेज़ों को सौंप दिया। ये रहा इतिहास में विश्वासघात। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जो मैंने कहानी आपको बताया कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया, वही हाल थी। ये देखिए, लड़ाई ये अपने में लड़ेंगे और लाभ ले जाएंगे यहाँ पर अंग्रेज़। ठीक है, मानिक चंद घूस लेकर कलकत्ता को दे दिया। फिर सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों और क्लायू के बीच संधि हुई, जिसको इतिहास में अलीनगर, अब ये दिमाग में आएगा कि अलीनगर कहाँ से आ गया, जिसको इतिहास में अलीनगर की संधि कहा गया। ठीक है, जिसको इतिहास में अलीनगर की संधि कहा गया। और ये अलीनगर की जो संधि हुई थी वह थी 9 फरवरी 1757। तो ये अलीनगर कहाँ से आ गया, सिराजुद्दौला ने, ध्यान सुने, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अलीनगर कहा था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अलीनगर कहा था क्योंकि उसके नाना अली वर्दी खां के नाम पर ही
कलकत्ता का नाम सिराजुद्दौला ने अली नगर रखा था, तो उसके संधि का नाम पड़ गया ये अली नगर की संधि। ठीक है, तो इस संधि के बाद यहीं पर सिराजुद्दौला मात खा गया, चीज़ों को वह समझ नहीं पाया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने क्या किया कि इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अंग्रेज़ों को सौंप दिया, अंग्रेज़ों को सौंप दिया, और कलकत्ता को, यही उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, दिया तो ठीक, लेकिन ये उसको नहीं देना चाहिए, दुर्ग बनाने की अनुमति दे दिया। ये उसका सबसे बड़ी भूल थी, सामरिक भूल जिसको कह सकते हैं, सबसे बड़ी सामरिक भूल थी। अब अंग्रेज आक्रामक हो चुके थे, ठीक है, अब वे पूरी तरह से जो दुर्ग है बनाने का है, वो उनका है फोर्ट विलियम, दुर्ग को बनाने की अनुमति दे दी, जो उसके सबसे बड़ा हारने का कारण भी बना। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध, माने टॉपिक होगा प्लासी का युद्ध। आप सन लिखेंगे 23 जून 1757। यहाँ ये हम जानेंगे क्यों, कहाँ, दिमाग में प्रश्न पूछे, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ, क्यों, कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कब, किसके बीच हुआ, और इसका परिणाम क्या हुआ, और इसके बाद फिर क्या हुआ। तो ये हमारे दिमाग में प्रश्न बने कि ये युद्ध क्यों हुआ, कहाँ हुआ, और इसमें विजयी कौन हुआ। तो ये युद्ध अंग्रेज़ों माने क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी, लेकिन ये आगे की बात तो मैं नहीं बताऊंगा। अगला हमारा टॉपिक होगा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। दो युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल है यूनिक एकेडमी, ध्यान से फिर देखें, यूनिक एकेडमी अश्वनी राय, ये बड़ा होगा, बाकी ये सब छोटे होंगे। ये ASHWNIRAI, ये हमारी क्लास, हमारा चैनल होगा। आपको हमारा क्लास पसंद आती है, अगर आज हमसे देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इसके पहले की सारी क्लासेस देख लें, क्योंकि मैं मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू से पढ़ा रहा हूँ। शुरू से पढ़ के आएंगे तो एक फिल्म की तरह लगेगी और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। इतिहास को आप फिल्म समझिए, जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं वैसे समझिए। शुरू से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी चैनल का नाम है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत